नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और कैसे हो पुनर्निर्माण की बात की है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा गरीबी भारत में बढ़ने संबंधी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत तब होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों की मदद लेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, यह भारत सरकार के महामारी कुप्रबंधन का परिणाम है, परंतु अब हमें भविष्य की ओर देखना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत तब होगी जब प्रधानमंत्री अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों की मदद लेंगे। नकारने की मुद्रा में बने रहने से किसी भी चीज का हल नहीं निकलेगा। राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट को साझा किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में गरीबी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और उसमें भारत का सबसे अधिक योगदान है। ये ट्वीट किया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हो पुनर्निर्माण? पीएम क्या गलतियों को स्वीकारेंगे? जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर जो वार है उसके बाद बीजेपी का क्या रुख होता है? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबी के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। और चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सवाल गौरव जी से लूंगी। गौरव जी, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भारत में जो महामारी के दौरान गरीबी बढ़ी है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलतियां अपनी स्वीकारनी होगी, तभी भारत में पुनर्निर्माण होगा। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पार्टी के बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया जलाने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मूर्खतापूर्ण बयान देने के लिए जानी जाती है। विशेष रूप से राहुल गांधी जी। कोरोना महामारी लाया कौन? कोरोना महामारी का जिम्मेदार कौन है? कोरोना वायरस का जिम्मेदार कौन है? और भारत के बारे में बात करते हैं। भारत देश अपने आप में लगभग 140 करोड़ का ये देश है और 140 करोड़ की आबादी के देश को व्यवस्थित रखने में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को संभाला गया है वो अपने आप में अभूतपूर्ण है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की भी स्थिति इतनी व्यवस्थित है। सभी व्यवस्थाएं 70 साल में सबसे अधिक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी जो पीपीई किट तक नहीं बना सकी थी इस देश के अंदर में, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं बनते थे, जहां पे वेंटिलेटर नहीं बनते थे, जहां पे तमाम ऐसी दवाइयां नहीं बनती थी जो कि इस महामारी के दौरान काम कर सके, वैक्सीन नहीं बनती थी, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस देश ने प्राप्त किया है और इस महामारी से निकलने में बहुत अहम भूमिका सरकार की योजनाओं की रही है, सरकार की नीति और नीयत की रही है। वहीं इस पूरे महामारी के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, चाहे वो वैक्सीन के खिलाफ जनता के अंदर भ्रम फैलाने का, उनके अंदर एक असंतोष पैदा करने का, इसी दौरान किसान आंदोलन को हवा देने का, मतलब कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे कि देश को अस्थिर किया जाए। और वहीं पे अब ये सीख दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये इनकी गलतियां तो अक्षम्य हैं, इनकी गलतियां नहीं, अपराध है। वो अपराध है, वो दंड के काबिल है। चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता अगर कहता है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री कहती है कि ये भगवा वैक्सीन है, चाहे वो कांग्रेस का नेता कहता है कि ये वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आ जाती है। इस तरह के र्यूमर को उड़ा करके जनता को और महामारी के इस कठिन काल में उनको और संकट में डालना, ये कौन सी ये गलती की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? चलिए गौरव जी, पंकज जी से कमेंट लेते हैं। पंकज जी, आखिर आपको क्यों लगता है कि इस महामारी के दौरान ही सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे परम मित्र गौरव जी को साधुवाद कहता हूं कि विषय पे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। वैक्सीनों की उपयोगिताएं बताना और वैक्सीनों के निर्माण की बात बताने से पूर्व ये तो ध्यान लेना चाहिए कि 60 दिन के लॉकडाउन के अंदर जो स्थिति प्रदेश देश के लोगों की हुई उस पर एक बार भी इन्होंने अवलोकन नहीं किया। क्या हमारे यहाँ के लोग ऑक्सीजन की कमी में, अस्पतालों में, सड़कों पर, गाड़ियों पर, घरों में मृत्यु नहीं हुई उनकी? क्या हमारे यहाँ लोगों ने
रेमडेसिविर के नाम पर 30-40 हजार में ब्लैक करके मानवता को शर्मसार नहीं किया? क्या हमारे देश के अंदर लोगों की लाशें गंगा नदी में नहीं बहाई गई? क्या आपने कई जगह पर महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक कि पुरुषों को इस तरह से विलाप करते हुए नहीं देखा कि हमारे साथ चलकर आया हुआ व्यक्ति एकदम काल की गाल में समा गया? ये वो सभी स्थितियां थी, ये वो सभी दुख और दर्द थे जो कोरोना काल में हमारे देश के लोगों ने देखी। परंतु इस कोरोना काल के जाने के बाद जो सबसे बड़ी विडंबना आज इस देश के सामने खड़ी है वो यह कि आज हमारे देश के अंदर जितनी स्थिति भयावह महंगाई की बन चुकी है उस पर आज कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। औसत 300 रुपए रोज, मतलब कि 9,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति आज इस परिवेश में अपने घर का व्यापन नहीं कर सकता। आप स्वयं देख लीजिए, कम से कम स्थिति में भी 1,000 रुपए बिजली का बिल और 1,500 रुपए दूध के बिल और 3,000 रुपए राशन पाने वाले व्यक्ति के पास खुद की सेविंग और बच्चों के अच्छे अध्ययन और अध्यापन के लिए पैसे नहीं। ये वह स्थिति है जहां इस वक्त मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति कोरोना के बाद में भूखोना से मर रहा है, अभाव से मर रहा है। अभी तो आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि पेट्रोल जहां 103 रुपए, सरसों का तेल 170 रुपए, मीठा तेल 160 रुपए, दालें 100 रुपए ऊपर। तो हम कैसे मानेंगे कि हम हमारे देश में जिंदा बचे हुए मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को एक अच्छा जीवन कहां से दे पाएंगे? व्यक्ति रोजगार के अभाव में घूम रहा है। पंकज जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार क्या कर रहा है गरीबों के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। प्रधानमंत्री महोदय निर्णय लेंगे या विपक्ष का नेता निर्णय लेगा? विपक्ष के नेता ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री महोदय से आह्वान भी कर दिया और यह भी कह दिया कि आपको गरीबी की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, गरीब को समय पर वस्तुएं देना पड़ेंगी, किसानों की हितों की बात करनी पड़ेगी। इस डीएपी को यही तो 1900 ले गए थे, जिसे कांग्रेस ने आंदोलनों और ज्ञापनों के माध्यम से, आज क्या खबर है कि आज 1200 वापस भाजपा की नेता 1200 रुपए डीएपी को वापस लिया है। तो मेरा यही कहना है कि गरीबी पे लगाम लगाने के लिए विपक्ष अपनी पूरी प्रयास कर रहा है, विपक्ष पूरी ताकत से अपनी बात रख रहा है और देश की जनता के जहन में भी इस बात को पहुंचा रहा है कि यकीनन महंगाई बढ़ी हुई है और गरीबी इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। चलिए गौरव जी, आपसे कमेंट ले रही हूँ, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पूरे कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना लागू किया। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज देखिए पूरे नवंबर तक, दीपावली तक मुफ्त राशन गरीबों को देने की व्यवस्था की गई, गरीबों के खातों में पैसे डाले गए। इसके अलावा ये गरीबी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो गरीबी के नाम पे सरकार बना चुकी है, गरीबी हटाओ के नाम पर, वो भी आज से 50 साल पहले बना चुकी है। सन 71-72 का चुनाव इन लोगों ने गरीबी हटाओ के नाम पर लड़ा था और फिर भी गरीबी के हालात ये है कि लोग भूख से मर जाया करते थे इस देश में। लेकिन आज खाद्यान्न के भंडार हमारे यहाँ इतने भरे हुए हैं कि 3 साल तक भी अगर खाद्यान्न खर्च किया जाए तो वो अक्षुण्ण रहेंगे, उनकी आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर क्षेत्र पर, चाहे वो स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था को करने की जहां तक बात है, उसमें भी वॉर फुटेज पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और देश आत्मनिर्भर हो रहा है उन सभी जरूरतों के लिए जिनकी आवश्यकता महसूस की गई इस महामारी के दौरान। और उस क्षेत्र में भारत विदेशों से आयात पर निर्भर आज की डेट में नहीं है। अधिकतर दवाओं में भी, स्वास्थ्य सुविधा के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इक्विपमेंट की बात हो, और जब इतनी बड़ी महामारी आती है जहां अमेरिका जैसे देश में 10 लाख लोग मर जाते हैं, वहीं आप भारत जैसे देश में देखिए क्या स्थिति है, जहां 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है, वहां 10.5 लाख लोग मरते हैं। और वहीं भारत में कितना बेहतर तरीके से इसका नियंत्रण किया गया। और इन्हीं के शासित प्रदेश में, महाराष्ट्र का अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो उससे दुगना से भी ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है और 1 लाख के करीब लोग वहां मारे जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बहुत कम है, बहुत नीचे है। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राज्यों में जिस तरीके से विपक्षी दलों ने कोरोना महामारी को अपने लिए राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों जनता तक किस तरीके से सेवा। लेकिन गौरव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबंधन को ये लोग कुप्रबंधन कह रहे हैं। नहीं, कुप्रबंधन होता तो आज
केवल उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, लगभग 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पूरे देश में लगभग आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वैक्सीन सबसे कम समय में अगर दुनिया में कहीं दी गई है तो भारत देश में दी गई है, और वो अनवरत जारी है। ये सब प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प का ही ये नतीजा है कि ये परिणाम देखे जा सकते हैं। और वहीं इनकी यदि कल्पना करिए, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी के देश में अगर ये होते तो क्या स्थिति होती। आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे गैस कांड, भोपाल का गैस कांड बार बार याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक भूल थी या कमी थी जिस कारण से इतनी बड़े संख्या में लोग मारे गए थे वहां पर, और उसके अपराधी को इनका नेता विदेश पहुंचाता है चार्टर्ड प्लेन भेज करके, उसके साथ चाय नाश्ता करता है। तो ये नीयत का सीधा सीधा अंतर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्पित होते हैं, अपने आप को खपाते हैं, इस महामारी से लोगों को मदद करते हैं, बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, सरकारी अमला हो, एनजीओ हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर काम किए, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों। इतनी बड़ी महामारी जब आती है। गौरव जी, पंकज जी से कमेंट लेते हैं। पंकज जी, आखिर किस बात की गलतियां मानने को बोल रहे हैं आप कि गलतियां स्वीकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं मूलतः आपसे 3 बिंदुओं पे बात करूंगा। इनके 3 राष्ट्रीय फ्रंटलाइन लीडर हैं जिनको ये भविष्य के बड़े नेताओं के रूप में देखते हैं, जिनमें से एक तो वर्तमान में विद्यमान है और बाकी 2 आने वाले हैं। तो पहले इनके विद्यमान नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके कार्यकाल में ऑक्सीजन की जितनी किल्लत आप लोगों ने देखी, उस ऑक्सीजन की किल्लत की यह स्थिति हो गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन मांगने के लिए लोगों के सामने लाइव एफबी पर इस तरह के नाटक करने पड़े। कहीं ना कहीं उसने अपने आप को सराहा होगा, सोचा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्यों बात कर रहे हैं आप? अपनी बात कीजिए ना। मैं आगे भी बता रहा हूँ ना, मैं आगे भी बोलना जा रहा हूँ ना, मैं तो आपके सामने आगे भी बात कर रहा हूँ ना जी। उसके पश्चात इनके द्वारा जो कृत्य किया गया, जिस तरीके से बेलगाम रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग हुई, आपने खुद ने देखा कितना ब्लैक में बिका, वो स्थिति भी आपके सामने थी। उसके पश्चात योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से अस्पतालों में डॉक्टरों ने, आपने स्वयं पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी कि आगरा के अंदर एक अस्पताल के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए भास्कर की रिपोर्ट थी, आप देखने गए पंकज जी? आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई रिपोर्ट है तो वो बताइए ना। पत्रकार अगर कोई अखबार में इस तरह की नहीं, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप बताइए, फिर गौरव जी जवाब देंगे। विषयों पर खंडन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो विषयों पर यथार्थता के साथ जो बात है उस बात का जवाब दे रहा हूँ। चलिए, इसके बाद तीसरी स्थिति देख लें। आज वर्तमान में जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शिवराज सिंह जी की लापरवाही का ही नतीजा है। तो मैं एक बार मूलतः ये बोलना चाहूंगा कि जो कोरोना काल में स्थिति बनी हुई थी, उस कोरोना काल की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भोपाल गैस पीड़ित कांड से लेकर के और 50 साल पुरानी बातों को जोड़ेंगे तो आज यथार्थ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, या जो लोग इलाज के अभाव में मरे हैं, या जो लोग आज भविष्य में आने वाले समय में महंगाई से जूझेंगे, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि विषय यही था इस डिबेट का कि आज की तारीख में जो महंगाई राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, मोदी जी को आगाह किया है गरीबी को रोकने के लिए, बढ़ती हुई गरीबी को रोकने के लिए, उस विषय पर ही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उस महंगाई को रोकने के लिए हमारे क्या कदम होना चाहिए जिससे हमारे देश के अंदर गरीबी की स्थिति बेहतर हो। और आखिरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में बढ़ती हुई गरीबी की दुहाई दे रहे हैं। तो मैं इन्हें बता दूं कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 103वें नंबर पर पहुंचने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में वर्तमान में मोदी जी के कार्यकाल के समय 6ठे पोजीशन पर थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और हमारी मुद्रा नीति, इन सब का एक अच्छा समावेश था, जिसके कारण आज वर्तमान परिवेश में हमने इतना सुदृढ़ भारत राष्ट्र 2014 में इन्हीं हाथ में सौंपा था। गौरव जी, कुछ कहेंगे आप? पंकज जी ने इतने सवाल किए, इतने आरोप लगाए। बिल्कुल इनका जवाब देना चाहेंगे। जिस समय इन्होंने सत्ता सौंपी थी, उस समय महंगाई की जो दर थी उसका प्रतिशत लगभग खुदरा महंगाई दर का 13% था। और आज इस महामारी के कठिन काल में भी, जब पूरी दुनिया रिसेशन में चल रही हो, पूरा विश्व, कोई देश ऐसा नहीं है जहां जो मंदी की मार न झेल रहा हो, उस परिस्थिति में भी भारत में खुदरा महंगाई दर 6% को पार नहीं कर पाई है। उस 13% की महंगाई दर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नीचे ला दिया था, 2% के आसपास ला करके खड़ा कर दिया था। अगर ये पेंडेमिक नहीं आया होता, और आज आप देखिए
इस पेंडेमिक के काल में भी फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार में भारत ने सर्वाधिक छलांग लगाई है। आज भारत रूस को पीछे छोड़ दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक निवेश भारत में आए हैं। वो इस कारण से आए हैं कि भारत में सुरक्षित निवेश और अधिक मुनाफा का संभावना भारत में दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे, इसलिए विदेशी निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये इन्हें समझने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत का नारा इसी कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने दिया था और आज कई क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आयात पर हमारी व्यवस्था जो है, लेकिन गौरव जी, इनका कहना है कि भारत का पुनर्निर्माण जब तक नहीं हो सकता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियां स्वीकार न कर ले। किन गलतियों की बात कर रहे हैं ये? भारत का पुनर्निर्माण तो मई 2014 में ही शुरू हो गया था और 2019 में जब प्रचंड बहुमत से, उससे ज्यादा बहुमत से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया भाजपा को, तो वो इस बात का सर्टिफिकेट और प्रमाण था कि भारत का पुनर्निर्माण सही दिशा में जा रहा है। उसके लिए इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन गलतियों को ये कह रहे हैं, पहले अपनी गलती के लिए पूरे देश से माफी मांगे, क्षमा मांगे। ये विदेशी वैक्सीनों की लॉबिंग कर रहे हैं देश के अंदर में, उनके कारोबार को, उनके व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए छद्म रूप से सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां संक्रमण से लोग मर रहे हो, वहीं ये संक्रमण फैलाने का आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ट्विटर पे खेलने के अलावा इन लोगों ने पूरे कोविड काल के दौरान क्या किया है? ट्विटर खेलने के अलावा इन लोगों ने कोई एक काम नहीं किया है। जमीन पर ये उतर करके नहीं दिखाए, इनके कहीं कार्यकर्ता जमीन पर नजर नहीं आए। वहीं हमारे विधायकों ने भी बलिदान अपना दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बलिदान दिया। अनवरत हम लोग कोविड के शिकार होते रहे और संगठन का कार्य करते रहे। वहीं ये बैठ करके सिर्फ बयानबाजी के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। और अब फूट डालो, राज करो, कैसे तोड़ा जाए, भ्रम फैलाया जाए, कभी अयोध्या के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इस तरह के फर्जी फेक वीडियो बना करके दिखाना और समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा करना, ये इनके रणनीति का हिस्सा है। चलिए पंकज जी, जवाब दीजिए। गौरव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ भ्रम की राजनीति करना आती है। इस पूरे कोविड काल में सिर्फ ट्विटर पर राजनीति की है कांग्रेस ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आज ही अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था ने ट्विटर के माध्यम से और अपने कई आर्टिकल्स के माध्यम से अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के द्वारा की गई सेवाओं को सराहा। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण इनके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने। इसके अलावा कमलनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश में जिस तरह की मदद और जिस तरह की सेवाएं दी गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह की मदद और सेवाएं दी गई, अब ये सब बातें इनको आज बता के और क्या फोटो के माध्यम से भेज करके साबित करे, तो ये कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होगी। पर मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया श्रीनिवासन जी का। अब रही बात फूट डालो और शासन करो की नीति का, तो फूट डालो और शासन करो की नीति हम क्यों करेंगे? हम हिंदुस्तान को हमेशा से एकता के सूत्र में बांध करके शासन करने वाले लोग रहे। हमने जब भी हिंदुस्तान में भाईचारे का एक अभूतपूर्व मिसाल पेश करी है। हम हमारे द्वारा किए गए कृत्यों से एक विश्व गुरु हिंदुस्तान का निर्माण करने की भावना रखते थे और उसी के ऊपर हम दृढ़ संकल्पित थे और उसी के अंदर मनमोहन सिंह जी द्वारा जारी की गई नीतियों के समावेश से भारत 2014 तक एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आ चुका था। लेकिन फिर भी मैं आज भी एक बार फिर इनसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मनन कीजिए, मंथन कीजिए कि मोदी जी स्वयं भी एक इंसान है और उनसे गलतियां इस कोरोना काल में हुई है और गलतियों से सबक लेकर के एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में, एक अच्छे राष्ट्र के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, उन लोगों के साथ न्याय हो। किसान जो आज 4-4 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, उन किसानों के मांगों को सुना जाए, उन्हें एक बार फिर खेतों में बहाल किया जाए। इस तरह की स्थिति बनना चाहिए। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ इनसे निवेदन करूंगा। और राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि मोदी जी को बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए और गरीबों की संख्याओं को, बढ़ती हुई गरीबी को देश में रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल के भाव नीचे लाना चाहिए और दैनिक उपयोग की चीजों के ऊपर लगाम रखनी चाहिए, जिससे कि एक मध्यम वर्गीय और एक गरीब परिवार एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आश्वस्त हो सके। गौरव जी कहिए, क्या कहेंगे आप? पंकज जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गलतियां माननी चाहिए कि हाँ, इस महामारी में गरीबों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए, इनको एक बात याद दिलाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का बयान रहा है स्वयं कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं।
लेकिन ये किस परिदृश्य में उन्होंने कहा था और ये किन गलतियों को स्वीकार कराने की बात कर रहे हैं, किन गलतियों को सत्यापित कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के मुख के द्वारा, और अपनी गलती इन्हें ध्यान नहीं आ रही है। इसी कोरोना महामारी में लोगों को मौत के मुंह में झोंकने का काम इन लोगों ने किया है, जिस तरीके से समाज के अंदर में भ्रम फैलाने का काम किया है। बार बार इस बात को हम कहेंगे कि इनके नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है। ये किसानों की बात करते हैं, जरा किसानों को मांग बता दीजिए क्या है। किसानों की मांग का समाधान तो इनके पास है ही नहीं कुछ। किसानों की क्या मांग है वो उनको स्वयं नहीं पता है, और कौन लोग बैठे हैं वहां पे, कौन लोग जाकर के आंदोलनजीवी बन करके बैठे हुए हैं और क्यों उनको ये समर्थन दे रहे हैं, उसका समाधान क्या है, क्या उनकी डिमांड है। उन्हीं कानूनों को लागू करने की बात इनके नेता करते रहे ना कपिल सिब्बल, और वही कानून जब लागू हो गए तो फिर ये कानून या आंदोलन के सारे अपनी राजनीति की रोटी सेकना शुरू कर दिए। तो कम से कम ये जनता के समक्ष बैठ करके टीवी चैनल पर झूठ बोलने का काम न करें, इसको भली भांति जनता समझती है, और आने वाले समय में भी बहुत दूर नहीं है, सभी चुनावों में जनता परीक्षण करती है, उसका मैंडेट भी देती है। उससे हमको पता चलता है भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपना मंथन कर लेती है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए और किस तरीके से उसका करेक्शन करना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। चलिए पंकज जी, आपसे कमेंट लूंगी। अगर आपको इतनी चिंता होती, कांग्रेस को अगर जनता की इतनी ही चिंता होती, तो जहां जहां आपकी सरकारें गई है वहां जाती नहीं। आपने असम में कोशिश की, वहां नहीं आई, केरल में कोशिश की, बंगाल में कोशिश की, मध्य प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए, राजस्थान में कला चल रहा है, पंजाब में कला चल रहा है। देखिए, जहां हमको जनमत नहीं मिला है वहां जनमत हमारा न मिलने का कारण कहीं हद तक यह भी हो कि अगर जनता ने हमें ठुकराया है तो जनता ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ही ठुकरा चुकी। जनता हमें स्वीकार करेगी 2023 में माननीय कमलनाथ जी की। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं ये बात, आप आज इसे राइट आउट कर दीजिएगा, अपने यहाँ लिख लीजिएगा कि 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए एक बार फिर कांग्रेस को वोट देगी। और रही बात दूसरे प्रदेशों की, तो कई जगह ऐसी स्थिति रहती है कि ये देखिए, ये किराए का मकान है, जहाँ हम लोगों को खाली करना पड़ा तो अब आगे इनको भी खाली करना पड़ेगा। अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की नीयत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और कांग्रेस अपना फिर एक बार अच्छा 100% परफॉर्मेंस देगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को याद कर रही है, वो आने वाले समय में 2023 को चरितार्थ करेगी। देश की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में कला खत्म हो तो सरकार वापसी करे, कांग्रेस में कला खत्म नहीं हो रहा है। पंकज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो राजनीति का चक्र होता है, ये एक झूले के समान होता है। किसी समय मध्य प्रदेश से छोड़िए, देश के अंदर 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। आज इनके पास सरकार है तो ये झूला है, कभी कोई ऊपर रहता है, कभी कोई नीचे रहता है। अपने आप समय परिवर्तित होता है, आगे अपने आप क्रियाकलापों के साथ कांग्रेस के अच्छे कार्य, फिर जनता एक बार कांग्रेस को स्वीकार करेगी। और इतना कॉन्फिडेंस होना राजनीति में कभी भी चलिए पंकज जी, आप सवाल उठा रहे ना कि कुप्रबंधन हुआ है, तो कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी सांसद है। राज्य में बात करें तो राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में है, वहां का प्रबंधन सही था। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर कोरोना से मरने वाले लोगों को इलाज, और इलाज के साथ में शिक्षा मुफ्त, उनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त, और मरने वालों को पैसे देने की, मतलब सहायता देने की व्यवस्था अशोक गहलोत जी के द्वारा ही की गई। और रही बात कोरोना काल के अंदर जिस तरह की भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, उतनी स्थिति राजस्थान में नहीं बनी। मैं ये 100% दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं पंकज जी, कौन से दावे की बात कर रहे हैं आप? मुझे उदाहरण दे दीजिए, या आदरणीय गौरव जी उदाहरण दे दीजिए। गौरव जी देंगे ना? गौरव जी कहिए। राजस्थान में इस तरह से सड़कों पर मरे हुए लोगों की संख्या बता दें। चलिए गौरव जी से लेते हैं जवाब उसका। गौरव जी, समय बहुत कम है, जवाब दीजिए इनका। देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पिछले 32 वर्षों से शासन में नहीं है। 32 वर्षों से जनता ने उसको धकेल करके कोने में बैठा दिया है। यदा कदा किसी प्रदेश में आ जा रहे हैं और वहां खुला खेल भ्रष्टाचारवादी शुरू हो जा रहा है इनका, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो। और वहां पे क्या स्थिति रही है इस कोरोना काल में, प्रबंधन को आप देखेंगे तो केवल आंकड़े उठा करके देख ली तो सर्वाधिक मौतें इनके द्वारा शासित राज्यों में रही है। सबसे ज्यादा कुप्रबंधन उन राज्यों में रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां प्रबंधन भी अच्छा रहा है,
सभी चीजों की व्यवस्थाएं भी अच्छी रही हैं, दवाओं का वितरण भी सही रहा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटल को बनाने की बात भी, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाने की जहां तक बात है, उन राज्यों में व्यवस्थित रहा है। यहाँ तक कि इनके राज्य के लोग भाजपा शासित राज्यों में आकर के स्वास्थ्य लाभ लेकर के गए। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, जहां जहां ये शासन में आते हैं वहां भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। और ये कहते हैं कि हम देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं। जब देश को जोड़ने की जब राजनीति कर रहे तो कश्मीर से पलायन क्यों हुआ, कश्मीर में आतंकवाद क्यों आया, नॉर्थ ईस्ट क्यों जलने लगा, आतंकवाद की भेंट क्यों चढ़ गया, क्यों लाल कॉरिडोर के नाम पे पूरे देश में नक्सलवाद का एक नंगा तांडव खेला गया, ये इन्हीं के सरकार की देन थी। आज कम से कम ये सब सारी चीजें, आज कोई ऐसा शहर नहीं जो शहर बम विस्फोट से न सहलता हो। चलिए गौरव जी और पंकज जी, समय बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्वीकारा है ये कि हाँ, दूसरी लहर में कहीं न कहीं तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए चूक हुई है। फिलहाल समय बहुत कम था, दोनों ही मेहमानों को ये धन्यवाद कह रही हूँ मैं। तो बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गलतियां स्वीकारनी होगी, तभी देश का पुनर्निर्माण हो पाएगा, ये कहा है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में कुप्रबंधन हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। अभी देखते हैं कि कोरोना पर कब तक राजनीति चलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।